दोस्तों, भूत एफएम पे आपका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए एक सच्ची और अजीब सी भूतिया कहानी लेके आया हूँ। ये कहानी है डर की, एक राज की और एक यंग नर्स के अटूट हिम्मत की, जो एक ऐसी शक्ति से टकरा जाती है जिसे समझना सामान्य इंसानी समझ से परे है। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ भूत एफएम को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज की कहानी है दार्जिलिंग की। ज़रा इमेजिन कीजिए, दार्जिलिंग का एक पुराना सुनसान बंगलो, जहाँ हर एक दीवार अपने अंदर एक दर्दनाक कहानी छुपाए बैठी है। एक यंग नर्स अंजलि, जो अपनी करियर की शुरुआत के लिए मुंबई से दार्जिलिंग आती है, पर उसे कहाँ पता था कि जिस घर में वो रहने जा रही है वो उसकी ज़िंदगी को पूरी तरीके से बदल देगा। उस घर में रह रहकर सिसकियों की आवाज़ गूंजती रहती थी। क्या वो सिर्फ हवा का शोर था? आज हम इस राज से पर्दा उठाएंगे कि कैसे अंजलि का सामना एक अनजाने डर से होता है। तो अपने ईयरफोन्स लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स बंद कर दीजिए और तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जो आपको रात भर सोने नहीं देगी। दार्जिलिंग नाम सुनते ही आंखों के सामने हरियाली से भरे हुए पहाड़, दूर तक फैले चाय के बागान और हिमाचल के वो शानदार नज़ारे आ जाते हैं। दिन के समय ये शहर टूरिस्ट से भरा रहता है। अपनी खूबसूरती और ऐतिहासिक महत्व के लिए मशहूर है ये शहर। लेकिन जब रात होती है तो इस शहर में एक अजीब सी खामोशी और रहस्य छा जाता है। अंजलि जब मुंबई जैसे बड़े से शहर की चमक धमक छोड़कर अपनी पहली नर्सिंग जॉब के लिए दार्जिलिंग आती है, हॉस्पिटल के स्टाफ क्वार्टर्स में रहने से बेहतर शहर के बाहर एक पुराने बंगलो को प्रेफर करती है। उसे वो बंगलो इसलिए पसंद आता है क्योंकि वो शांत और प्रकृति के करीब था और वहाँ से पहाड़ों का मनमोहक व्यू दिखता था। बंगलो पुराना है, करीब 60 से 70 साल पुराना। लोगों ने उसके बारे में बहुत सी अफवाहें फैलाई थी। कोई कहता था कि वहाँ कभी एक दुखी फैमिली रहती थी जिनके साथ बहुत बुरा हुआ था और तब से वो घर हॉन्टेड है। लेकिन अंजलि इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती थी। उसे लगता था ये सिर्फ लोगों का वहम है। बंगलों के चारों तरफ बड़े बड़े पाइन और ओक के पेड़ थे और रात में जब तेज हवा चलती थी तो उनकी पत्तियों की सरसराहट एक अजीब सी गूंज पैदा करती थी। बंगलों के अंदर भी एक पुराना अजीब सा स्मेल आता था और लकड़ी के फ्लोर्स पर चलने की आवाज़ हर कदम पर गूंजती थी, जैसे पुरानी कहानियाँ सुना रही हो। अंजलि अपने नए घर में शिफ्ट हो जाती है। पहली कुछ रात तो बहुत शांति से गुजरती हैं। वो अपने नए काम और नए शहर को लेकर बहुत उत्साहित थी। दिन में वो हॉस्पिटल में बिजी रहती और शाम को थक कर घर आ जाती। लेकिन धीरे धीरे उसे अपने घर में कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। रात में जब वो गहरी नींद में सोती तो उसे लगता जैसे कोई उसके कमरे में मौजूद हो, उसके बिस्तर के पास खड़ा हो और उसे ही घूर रहा हो। जब वो घबरा कर उठकर देखती तो उसे अंधेरे में सिर्फ अपने कमरे की चीज़ें धुंधली दिखाई देती और कोई नहीं मिलता। उसे लगता है शायद ये उसकी थकान या फिर उसके नए जगह की वजह से उसकी इमेजिनेशन कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो गई है। लेकिन ये फीलिंग हर रात बढ़ रही थी। कभी उसे लगता जैसे कोई उसके घर में धीरे धीरे चल रहा हो, कभी उसे किसी के हल्के सांस लेने की आवाज़ सुनाई देती, बिल्कुल उसके कान के पास। वो अपने लैंडलॉर्ड जो शहर में ही रहते थे उनसे भी बोलती है, लेकिन वो ये कहकर टाल देते थे कि ये उसकी गलत फहमी है और ये बहुत पुराना घर है तो ऐसी आवाज़ें आती रहती हैं। लेकिन अंजलि एक ट्रेन ऑब्जर्वर होने के नाते जानती थी कि ये सिर्फ घर की आवाज़ें या फिर उसकी गलत फहमी नहीं है, कुछ और भी है जो यहाँ मौजूद है और उसे बेचैन कर रही है। एक शाम जब अंजलि अपने कमरे में बैठकर अगले दिन की ड्यूटी के लिए नोट्स पढ़ रही थी, उसे अचानक बहुत हल्की सी सिसकी की आवाज़ सुनाई देती है।
वो पहले तो इग्नोर करती है, ये सोचकर कि शायद कोई बाहर से आवाज़ आ रही होगी या कोई जानवर होगा। लेकिन फिर वो आवाज़ और तेज़ हो जाती है और उसे लगता है जैसे वो उसी कमरे में कहीं आसपास से आ रही हो। अंजलि डर जाती है और उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। वो अपने हाथ में पकड़ी हुई किताब को जोर से बंद करती है और चारों तरफ देखती है। कौन है वहाँ? वो धीरे से पूछती है, लेकिन उसके सवाल का जवाब सिर्फ वही दर्द भरी सिसकियाँ है जो हवा में गूंज रही थी। अचानक कमरे की हवा एकदम से ठंडी हो जाती है और अंजलि के बदन में एक सिरन सी दौड़ जाती है। उसके आंखों के सामने एक धुंधली सी शेप दिखाई देती है, जैसे कोई अंधेरे से निकल कर आ रहा हो। धीरे धीरे वो शेप एक यंग लड़की के फॉर्म में बदल जाता है। वो लड़की सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी। उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें बहुत उदास और आंसुओं से भरी हुई थी। अंजलि डर के मारे चीखने वाली थी। उसका गला सूख जाता है, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करती है। उसके अंदर का मेडिकल प्रोफेशनल उससे कहता है कि वो शांत रहे और देखे कि ये क्या है। शायद ये किसी तकलीफ में है। जब अंजलि को उस धुंधली सी लड़की की शक्ल दिखाई देती है तो उसकी दर्द भरी सिसकियाँ और जोर से बढ़ जाती है। तो वो समझ जाती है कि ये सिर्फ उसकी इमेजिनेशन नहीं है। वो लड़की अचानक से गायब हो जाती है। अंजलि जैसे तैसे सो जाती है। अगली सुबह अपने हॉस्पिटल ड्यूटी से पहले अंजलि डिसाइड करती है कि वो उस पुराने बंगलों के आसपास के लोगों से पूछताछ करेगी। उसे लगता है कि अगर वो उस लड़की के बारे में कुछ और जान सके तो शायद उसकी मदद कर पाए। वो बंगलों से बाहर निकलती है और अपने पड़ोसियों के घर की तरफ जाती है। पहले घर में एक बूढ़ी औरत रहती थी। अंजलि उनसे बहुत पोलाइट तरीके से बात करती है और पूछती है कि क्या वो इस बंगले के बारे में कुछ जानती है और क्या यहाँ पे पहले कोई यंग लड़की रहती थी। बूढ़ी औरत थोड़ा सोचती है और फिर कहती है, हाँ बेटी, मैंने सुना है कि आज से करीब 4-5 साल पहले इस घर में एक फैमिली रहती थी। उनकी एक बेटी भी थी, शायद राधा नाम था। सुना है उसके साथ कुछ बुरा हुआ था। वो औरत और ज़्यादा डिटेल्स नहीं बता पाती, लेकिन इतना ज़रूर बताती है कि उस फैमिली के साथ कुछ बुरा हुआ था। फिर अंजलि अगले घर जाती है। वहाँ एक आदमी बाहर ही खड़ा था। वो आदमी थोड़ा जवान था। अंजलि उससे भी पूछने लगती है बंगलो और उस लड़की के बारे में। वो आदमी थोड़ा सीरियस हो जाता है, बताने लगता है, हाँ, मैं उस लड़की को जानता था। राधा नाम था उसका। वो बहुत हंसमुख लड़की थी। यहाँ अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी। कुछ साल पहले उसका एक रोड एक्सीडेंट हो गया था। उसे बहुत चोट आई थी और सुना है हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो गई थी। वो आदमी ये भी बताता है कि राधा के डेथ के बाद उसके पेरेंट्स बहुत अकेले हो गए थे और कुछ टाइम बाद ये घर छोड़कर चले गए। उसे ये नहीं पता कि वो फैमिली अब कहाँ रहती है। उस रात जब अंजलि हॉस्पिटल से थक हार कर वापस आती है और सो जाती है तो उसे एक अजीब सा सपना आता है। वो देखती है कि वो एक सुनसान हॉस्पिटल के कॉरिडोर में खड़ी है और उसके सामने वही लड़की खड़ी है जिसे उसने अपने कमरे में देखा था, राधा। राधा उसकी तरफ बहुत ही दुखी आंखों से देख रही थी। उसके होंठ तो हिल रहे थे, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। अगली रात भी अंजलि को फिर से वैसा ही सपना आता है। इस बार राधा थोड़ा और करीब आती है। उसके आंखों में से आंसू बह रहे थे। तीसरी रात सपना और भी ज़्यादा क्लियर हो जाता है। राधा अंजलि के पास आती है और उसके हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, भले ही वो उसे छू नहीं पा रही थी। अंजलि उसकी तकलीफ और डेस्परेशन को पूरी तरह से महसूस कर पा रही थी। उसी सपने में अंजलि को राधा की आवाज़ अपने दिमाग में सुनाई देती है। एक बहुत ही हल्की और दुखी आवाज़, जैसे दूर से कोई रो रहा हो।
राधा कह रही थी कि वो इस जगह में फंसी हुई है और बहुत सालों से सबसे मदद मांगने की कोशिश कर रही है, लेकिन जब भी वो किसी के सामने आती है तो लोग उससे डर जाते हैं और भाग जाते हैं। वो अंजलि से गिड़गिड़ाती है। उसके आंखों में बेबसी और उम्मीद का भाव है। क्या तुम मेरी मदद करोगी? राधा अंजलि से पूछती है। उसकी आवाज़ में दर्द और निराशा भरी हुई है। वो बताती है कि उसे सिर्फ अपने पेरेंट्स को एक बार देखना है ताकि वो इस बंधन से मुक्त होके शांति से जा पाए। अंजलि पहले तो थोड़ा हिचकिचाती है। ये सब कुछ बहुत ही अजीब और डरावना था। वो समझ नहीं पाती कि वो एक भूत की मदद कैसे करेगी। अगली सुबह वो अपने कुछ करीबी दोस्तों को फ़ोन करती है और उनसे इस बारे में बात करने की कोशिश। वो उन्हें डायरेक्टली ये नहीं बताती कि वो एक आत्मा की मदद करने की बात कर रही है, बल्कि ऐसा प्रेजेंट करती है जैसे कोई इंसान मुसीबत में है और उसे मदद की ज़रूरत हो। उसके दोस्त उसकी बातें सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं और उसे पुलिस या किसी सोशल वर्कर से कांटेक्ट करने की सलाह देते हैं। फिर अंजलि अपने पेरेंट्स को फ़ोन करती है, उन्हें भी इस बारे में बताती है। थोड़ा घुमा फिरा कर उसके पेरेंट्स भी उसकी चिंता करते हैं और उसे ऐसे किसी भी सिचुएशन से दूर रहने की सलाह देते हैं जो खतरनाक हो सकती हो। लेकिन अंजलि के दिल में राधा की मदद करने की एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है। उसे राधा की बेबसी और दर्द महसूस होता है। वो जानती है कि उसे कुछ करना चाहिए। अंजलि अब पूरी तरह से डिसाइड कर लेती है कि वो राधा के पेरेंट्स को ढूंढ कर लाएगी। वो तुरंत अगले दिन हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स रूम में जाती है और राधा के एडमिशन डिटेल्स और फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन खोजती है। काफ़ी सोच विचार और पुराने फाइल्स को छानने के बाद उसे राधा के पेरेंट्स का पुराना एड्रेस मिलता है जो उसके डेथ के टाइम हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स में दिया गया था। वो बिना देर किए एक इमोशनल लेटर लिखती है और उन्हें दार्जिलिंग आने की रिक्वेस्ट करती है, सब कुछ एक्सप्लेन करते हुए जो उसने देखा, फील किया, अपनी ईमानदारी और दिल से। कुछ दिनों के बाद अंजलि अपने घर के बाहर राधा के पेरेंट्स का वेट कर रही होती है। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। वो नर्वस भी थी और होपफुल भी। जब वो आते हैं एक बूढ़ा जोड़ी, तो उनकी आंखों में अपनी बेटी को खोने का दर्द अब भी साफ दिखता था। अंजलि उन्हें रेस्पेक्ट के साथ अंदर ले जाती है और उन्हें वो सब कुछ डिटेल्स में बताती है जो उसने राधा के साथ एक्सपीरियंस किया था। उसकी यादें और उसकी आखिरी इच्छा अपने पेरेंट्स को देखने की। पहले तो राधा के पेरेंट्स ये सब सुनकर यकीन नहीं कर पाते। वो शौक और बहुत दुखी थे, लेकिन अंजलि उन्हें अपनी सिंसेरिटी और राधा के बारे में बताई गई पर्सनल डिटेल्स के साथ कन्विंस कर लेती हैं। वो सच कह रही थी, वो पागल नहीं थी। उनके दिल में अपनी बेटी के लिए प्यार इतना गहरा होता है कि वो अंजलि के बात पर विश्वास करते हैं और अपनी बेटी को आखिरी बार देखने और उसकी आत्मा को शांति देने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। राधा के पेरेंट्स उसी दिन एक पंडित जी को बुलाकर लाते हैं। अंजलि के घर में एक छोटी सी पूजा और हवन रखते हैं। पूरे घर को गंगा जल से पवित्र किया जाता है और हवन कुंड चलाया जाता है। राधा के पिता कुछ पवित्र मंत्र और प्रेयर्स पढ़ते हैं और राधा की माँ रोते हुए अपनी बेटी को याद करती है और उसकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से दिल से प्रार्थना करती है। अंजलि भी उनके साथ बैठकर राधा की आत्मा की मुक्ति के लिए दुआ करती है। पूजा के बाद पूरे घर का माहौल एकदम से बदल जाता है। जो एक अनजाना सा बोझ हमेशा फील होता था, वो अब हल्का हो गया था, जैसे किसी ने दिल से पत्थर हटा दिया हो। अंजलि और राधा के पेरेंट्स तीनों को एक गहरी शांति महसूस होती है। एक ऐसा एहसास जैसे राधा की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई हो और वो अब इस सांसारिक बंधन से मुक्त हो चुकी हो। राधा के पेरेंट्स अंजलि को उसकी मदद के लिए धन्यवाद देते हैं
उनके आंखों में आंसू के साथ एक सुकून का भाव भी होता है और अपनी बेटी के यादों के साथ भारी मन से वापस चले जाते हैं। अंजलि को भी अपने अंदर एक गहरी सेटिस्फैक्शन फील होती है कि उसने किसी की मदद की और उसे मुक्ति दिलाया। कुछ दिन तक सब कुछ शांत रहता है। अंजलि को अपने घर में अब कोई अजीब फीलिंग नहीं होती। उसे लगता है राधा की आत्मा चली गई है। वो हॉस्पिटल के काम पे फोकस करती है, पर नाइट ड्यूटीज़ में उसे एक अनजाना डर महसूस होने लगता है। सुनसान कॉरिडोर्स में ऐसा लगता है जैसे कोई छुपकर उसे देख रहा हो। पुराने वार्ड्स में कदमों की आहट और सांस की आवाज़ उसके करीब आती है, पर पलटने पे कोई नहीं, सिर्फ अंधेरा। ये बेचैनी बढ़ते जाती है, जैसे कोई इनविजिबल आंखें उसे घूर रही हो। अंजलि परेशान हो जाती है। राधा तो चली गई है ना, तो ये कौन है? क्या हॉस्पिटल में कोई और आत्मा भटक रही है? वो सीनियर स्टाफ से पूछती है। कुछ पुराने लोग कहते हैं हाँ, नॉर्थ विंग में कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई तो देती हैं। अंजलि हार नहीं मानती। वो इस राज को खोलने का इरादा रखती है। रातों में वो अलर्ट रहती है, हर आहट पे नज़र रखती है। तैयार है वो इस डर का सामना करने के लिए। अंजलि समझ जाती है हॉस्पिटल में राधा नहीं, और भी कोई राज है। ये अनजाना साया कौन है और क्या चाहता है? दार्जिलिंग की खूबसूरती अब धुंधली लगने लगती है। क्या ये हॉस्पिटल भी हॉन्टेड है? अंजलि को अपनी सेफ्टी की चिंता होने लगती है, पर वो मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए डिटरमाइंड है। दोस्तों, क्या अंजलि इस राज का पता लगा पाएगी? कमेंट में ज़रूर बताइए। भूत एफएम पे बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक रात नाइट ड्यूटी पे अंजलि सुनसान कॉरिडोर में चल रही है। उसे पीछे घिसटती कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। पलटने पे कॉरिडोर खाली है, पर आवाज़ करीब आती है। एक ठंडा झोंका उसके गर्दन को छूकर निकल जाता है और अचानक एक ठंडा हड्डी जैसा हाथ उसके कंधे पे। अंजलि चीख के बेहोश हो जाती है। टॉर्च बुझ जाती है, सिर्फ अंधेरा। सुबह वो हॉस्पिटल के बेड पे थी। कलीग्स परेशान हैं, पर उसे रात का कुछ याद नहीं। क्या ये शुरुआत है